मॉर्निंग बच्चों, पिछले पीरियड में आप लोगों को यूरोप के राष्ट्रवाद के विषय में पढ़ाया गया था। दो पीरियड के अंतर्गत आपको यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय के संदर्भ में आपको बताया गया, जिसमें राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू हुआ और राष्ट्रवाद का कैसे कैसे विकास हुआ यूरोप में, ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। आपको बताया गया था कि राष्ट्रवाद एक भावना है और यह भावना यानी कि राष्ट्रवाद कोई देखने वाली वस्तु नहीं है कि भावना अथवा व्यक्त किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। ऐसा आपको एक उदाहरण देकर पूर्व में बताया गया था कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान के प्रत्येक नागरिक अपने आप को हारे हुए महसूस करते हैं। उसी तरह भारत हार जाता है तो भारत के नागरिक जो है हर नागरिक अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। तो ये सारी चीजें आपको बताया गया था, भावना है। अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा हमें देना हो तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, इसके संदर्भ में थोड़ा बहुत आपको चर्चा की गई थी। वैसे राष्ट्रवाद की परिभाषा के संदर्भ में अगर मैं आपको पुनः एक बार बताना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जिस किसी एक भौगोलिक क्षेत्र अथवा किसी देश के नागरिकों के द्वारा उस देश के प्रति निष्ठा, उस देश के प्रति विकास, उस देश के प्रति दिए गए कानूनों के आदर्शों का पालन करना आदि आदि संकल्पना करना जो है राष्ट्रवाद कहलाता है। तो ये निक राष्ट्रवाद आपको बताया गया कि राष्ट्रवाद जो है फ्रांस की क्रांति से शुरू होता है और जर्मनी के एकीकरण और इटली के एकीकरण तक जाकर के फिर ब्रिटेन राष्ट्र के बारे में आपको संक्षिप्त में बताया गया। ब्रिटेन की क्रांति के बाद जैसा आपको बताया गया था कि 1688 ईस्वी के बाद जो है ब्रिटेन में जो है एक राष्ट्र का रूप धारण किया, लेकिन पूरी तरह से ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन का जो दर्जा दिया गया वो 1707 ईस्वी। तो ये सारी चीजें आपको पिछली के पीरियड में बताए गए हैं। अब आपको इस आज के दिन जो है आप में इसमें क्या महत्वपूर्ण आपको लगता है, कौन सी बातें यानी कि इस चैप्टर में महत्वपूर्ण लगता है, तो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो शब्द यानी कि आपको लगता होगा कि ये पहली बार हमने सुना है। तो वह शब्दों के बारे में आपको थोड़ा सा या अभ्यास के प्रश्न के करने के बारे में आपको थोड़ा बताया जाए। जैसे एक पहला शब्द आता है इस चैप्टर में रूमानीवाद। रूमानीवाद उसे कहते हैं, ये एक तरह का सांस्कृतिक आंदोलन था। सांस्कृतिक आंदोलन था। रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक संस्कृति, एक तरह के खान पान, रहन सहन, भाषा आदि को लेकर के जो है लोग आगे बढ़ते हैं और उसे व्यापक रूप से जो है प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं, उसी को रूमानीवाद कहा गया। दूसरा शब्द आता है बहुराष्ट्रीय। बहुराष्ट्रीय का अर्थ है कई राष्ट्रों का मिलकर एक समूह होना, यानी कि अथवा अनेकों राष्ट्रों का समूह, ये बहुराष्ट्रीय है। फिर उदारवाद संक्षेप में समानता और स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता। इसका आशय उदारवाद
किसी भी देश के सभी नागरिकों के प्रति जो है समानता और स्वतंत्रता का यानी कि भावना रखता है। वह उसका संकल्पना होता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार और सभी लोगों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये तो तीसरा अगला शब्द है मताधिकार। मताधिकार का आशय आप जानते हैं वोट देने का अधिकार। पहली बार जो है 1848 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के बाद आपको देखे होंगे कि वहां संवैधानिक सरकार की व्यवस्था हुई और उस संवैधानिक सरकार में जो है फ्रेंचाइजी यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेंचाइजी अथवा मताधिकार का अधिकार दिया गया। उसमें भी महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था। केवल जो टैक्स देते थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार होता था। तो ये वोट का अधिकार, वोट का अधिकार। रूढ़िवाद, रूढ़िवाद आपको बताया गया है, इसके पूर्व भी बताया गया है। रूढ़िवाद का मतलब परंपरागत बातों को मानना अथवा कुछ ऐसे लोगों का समूह जो है जो परंपरागत बातों को, प्राचीन काल से चली आ रही मान्यताओं और बातों को जो है मानते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं कि अधिक से अधिक उन बातों को लोगों के द्वारा माना जाए। तो ये परंपरागत विचार, परंपरागत विचार, ये आपको इस चैप्टर में इतने कि संक्षेप में ये 4-6 वर्ड्स आए हैं जिसका मतलब आप नहीं समझे होंगे, इसलिए आपको पुनः बताया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे 1707 ईस्वी, 1707 ईस्वी ग्रेट ब्रिटेन का गठन, ग्रेट ब्रिटेन का गठन। फिर 1789 ईस्वी ये फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। फिर 1815 ईस्वी, 1815 ईस्वी ये वियना समझौता अथवा वियना संधि, वियना संधि। फिर एक यहाँ अथवा नेपोलियन बोनापार्ट का पतन, नेपोलियन बोनापार्ट का पतन। नेपोलियन बोनापार्ट का पतन। इसी तरह से 1895 ईस्वी, 1895 ईस्वी ये नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय का, नेपोलियन तृतीय की पराजय, नेपोलियन तृतीय का इटली पर हमला। ये 1871
जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बताया गया आपको। और 1821 ईस्वी में 1821 ईस्वी में यूनान में आजादी का संघर्ष है। यूनान में आजादी का संघर्ष है। 1914 से 1918 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध है। 1848 ईस्वी में फ्रांस में विद्रोह आर्थिक रूप से परेशान लोगों ने किया था। आर्थिक रूप से परेशान लोगों ने किया। 1848 ईस्वी। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण कुछ तिथियों के बारे में आपको बताया गया। ये आपको जो है 1804 ईस्वी में एक और नोट कर ले। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुई। तो ये आपको इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण वर्ड से थे, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी जिसके बारे में आपको बताया गया। तो आपको आज के दिनांक 27/4/2020 को यह यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के संबंध में आपको यह पाठ समाप्त किया जाता है। अभ्यास के प्रश्न में इसी तरह से आपके अभ्यास प्रश्न आप स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। आप लोगों से यह अपील है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, इस वीडियो को अधिक से अधिक अध्ययन करें और अपने मित्रों को जो है कहें इसको अध्ययन करके जो है जानकारी हासिल करें। शेष अगले दिन जो है अगली कक्षा में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।